Honorable Member Sandeep Dikshit. धन्यवाद सभापति जी। आज जो मुंबई पर बहुत ही भयानक घटना हुई है उसकी निंदा करने के लिए, एक राष्ट्रीय संकल्प लेने के लिए और देश ही नहीं पूरे दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान, यहाँ की संसद, यहाँ के सांसद, यहाँ का पूरा नेतृत्व इस देश के साथ खड़ा है। इस भयानक घटना के बाद जो एकता की भावना इस पूरे देश में फैली है उसका एक प्रतिबिंब बनकर आज हम लोग इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने जो अपना बयान दिया, बहुत समय बाद मुझे एक युवा व्यक्ति होने के कारण भी, एक सांसद होने के कारण भी कहीं ना कहीं दिल में एक जागृति उत्पन्न हुई। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान के बाद जब नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण दिया तो मुझे लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बल्कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष जो है उसने अपनी राय रखी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद विदेश मंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना वक्तव्य रखा, कठोर शब्दों में लेकिन संयम के साथ, जिसने देश के सामने के विकल्पों के बारे में बात बताई, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का उल्लेख किया, इस पूरी स्थिति की पेचीदगियों के बारे में बताया और बिना कहे अपनी कड़ी वाणी में इस बात का भी अंदेशा दिया कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जिस संयम से आज ये देश काम कर रहा है उस संयम से आगे जाने का भी हमारे में कहीं ना कहीं संकल्प है। इस बात की भी जिन्होंने एक बात यहाँ बताई उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उसके बाद कई वक्ताओं ने अपनी बात कही। ये जरूर दुर्भाग्य की बात है कि दो एक वक्ता जो हैं वो इस बात का राजनीतिकरण करने से नहीं हटे। मैं नहीं चाहता कि मैं उसी वाणी में बोलूं जैसे बाकी लोगों ने कहा है, और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले वक्ता भी राष्ट्रहित में राष्ट्र की बात यहां से पूरे संसद से इस पूरे देश को कहें। गृह मंत्री जी, आपका जो आने वाला समय है अत्यंत कठिन है। जो विकल्प हैं हमारे सामने बहुत हैं। दिक्कत तो यही है इस पूरे आतंकवाद की चर्चा में कि जब कोई लक्ष्य आप लेकर चलें, किसी चीज को लक्ष्य बनाकर, तो यहां यह भी नहीं ठीक से पता है कि वो लक्ष्य हमारे सामने क्या है। जिस धरती से या जिन देशों से या जहां से उत्पन्न होती है या माता इसकी बैठी हुई है इस पूरी आतंकवाद की, उसको ही चिन्हित करने में आज हमें दिक्कत हो रही है। हमें यही नहीं पता चल रहा है, जैसे बात बताई गई थी अगर एक नहीं कई पाकिस्तान है, वो कौन सा पाकिस्तान है, वो उस पाकिस्तान में कहां है, वो कितना सशक्त है, उसका चेहरा क्या है जिसके पीछे हम जा सकें। जब बार बार बात बताई जाती है आतंकवाद से खिलाफ लड़ने की, लड़ाई लड़ने की और युद्ध की भी बात की जाती है, युद्ध का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन युद्ध किसके खिलाफ? क्या पाकिस्तान की फौजें तो उनके सरहद पर खड़ी हैं वो हमारा सही में दुश्मन है? क्या उनके जनरल जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं वो हमारे दुश्मन हैं? क्या युद्ध की स्थिति में उनको हम परास्त कर सकेंगे? क्या वो कैंप जहां ये आतंकवादी प्रशिक्षित होते हैं, जो बॉर्डर में 300 400 किलोमीटर दूर या कश्मीर के किसी हिस्से में जो पाकिस्तान के कब्जे में वहां बैठे हैं, क्या उन्हें हम नेस्तनाबूद कर पाएंगे? क्या इसके पीछे के कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे संगठन, ऐसे आर्थिक संगठन जो पाकिस्तान में नहीं और कई देशों में भी बैठे हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के भी कई देशों का नाम आता है, क्या उन पर हम प्रभाव डाल पाएंगे? मेरा यही आपके द्वारा निवेदन है गृह मंत्री जी से भी और सरकार से भी कि उस लक्ष्य का आधारण करना, उस लक्ष्य को निर्धारित करना और राष्ट्र से वो कौन से लक्ष्य हैं उनके बारे में भी संवाद करना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप कहीं चले जाइए, चाहे दिल्ली की किसी गली में चले जाइए, चाहे बंबई में जहां के लोग क्षतिग्रस्त हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी गांव में चले जाइए, अगर आतंकवाद पर चर्चा होती है तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई इस बात पर मत है। क्रोध में भी मत है। जब बात होती है, जब हम किसी चीज को इस तरीके के प्रतिक्रिया की बात करते हैं, जिस प्रतिक्रिया में हम युद्ध की बात करते हैं या सेना की इस्तेमाल की, तो वो क्रोध के कारण है। लेकिन अगर सरकार हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लेती है, संवाद से बताती है उसके लक्ष्य क्या निर्धारित होते हैं और लक्ष्य के प्रति वो कहाँ तक जाना चाहती है, तो बहुत हद तक जो हमारे यहाँ का आक्रोश है उसको हमारे एक सकारात्मक रूप में डाल सकते हैं। मैं आपके द्वारा एक और निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले 5-10 दिन में कई बातें आ रही हैं। हमारे प्रतिपक्ष के, हमारे विपक्ष के नेता बार बार पोटा की भी बात करते हैं। मैं यहाँ से एक दूसरे मत से ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे पोटा की बात हो, चाहे सेनाओं को सशक्त करने की बात हो, जो भी बात हो, उसको केवल उन लक्ष्यों से नापा जाए।
मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं, अगर सरकार को लगे कि पोटा की आवश्यकता है तो पोटा लगाएं, और नहीं आवश्यकता है तो उसको ना लगाएं। उसके पीछे राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हमें जरूरत है हमारे कई टुकड़ियों को सशक्त करने की, सेना को एक दूसरे रूप से प्रशिक्षित करने की या उसका नियोजन करने की, तो उसे करें, लेकिन जो भी करें उसमें कहीं राजनीति नहीं दिखनी चाहिए, उसमें केवल राष्ट्रहित दिखना चाहिए। मैं आज भी नहीं तय कर पाता हूं कि कई बार जब हमारे सामने लोग विकल्प देते हैं या सवाल जवाब करते हैं तो उसके पीछे राजनीति अगर नहीं छुपी होती है तो ये समय है, ये समय देश का जो नागरिक है वो तमाम राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेतृत्व को, देश के नेतृत्व की तरफ देख रहा है। अगर नागरिक के रूप में हम में आक्रोश है तो कहीं एक आशा भी है कि इस कांड के बाद, इस दुखदाई, इस बहुत ही घिनौने कांड के बाद हमारा नेतृत्व, हमारा राष्ट्र जो है ऐसी दिशा पर चलेगा जो दिशा आने वाले समय में हमारे आज से ज्यादा सशक्त करेगी और आतंकवाद की लड़ाई में हिंदुस्तान, केवल हिंदुस्तान में नहीं देश में एक अग्रिम भूमिका निभाएगा। इस मौके का इस्तेमाल करना हमारे आज का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। हमारी चाहे खुफिया एजेंसियों की बात कर लें, खुफिया एजेंसियों को सशक्त करना, उसमें आपस में समन्वय लाना, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खुफिया एजेंसियां बनाना, इस पर सब बात हो रही है। मैं तो एक ही बात केवल बताना चाहता हूं गृहमंत्री जी को, जिसको देख के मेरे दिल में बहुत चोट लगी। जब ये बंबई में दुखद घटना हुई थी उसके बाद टेलीविजन पर कई लोग जो है आके अपने बयानबाजी कर रहे थे, जिसमें हमारी खुफिया एजेंसियों के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे, कोई रॉ का चीफ था, कोई फौज का था, कोई आईबी का था, और वहां बैठ के जिस धड़ल्ले से वो इसी सरकार के बारे में बातें कर रहे थे। सर, जिस संस्था के पूर्व चीफ अपनी संस्था के बारे में लॉयल्टी ना रख सकें, उस संस्था की आप क्या टिप्पणी इस पर कर सकते हैं? ये इसी बात से दर्शाता है कि रिटायर होने के 2 साल बाद उनको अपनी संस्था के प्रति भी कोई भावना उनके मन में नहीं जगती है। क्या भावना उन इंटेलिजेंस एजेंसीज में होगी? उनकी स्टाफिंग की बात अगर करें, मैं माफ करिए किसी का बात नहीं दुखद करना का था, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, पर क्या हमारी खुफिया एजेंसियां केवल उन अधिकारियों के लिए घर नहीं है जो अपने अपने स्टेट में पुलिस का काम नहीं करना चाहते? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों में उस तरह के लोग आ रहे हैं जो सच्ची में इंटेलिजेंस को एकत्रित कर सकते हैं, जो देश, दुनिया और हिंदुस्तान के हर कोने की समस्याओं के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं? क्या वो इंटेलिजेंस की बात आती है उसमें? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों के पास वो हथियार हैं कि चीजों को समझ सकें, जमीनी हकीकतों को हम समझ सकें? बार बार बात की जाती है पुलिस में, पुलिस रिफॉर्म्स की। क्या उन रिफॉर्म्स में पुलिस विभाग को तो सशक्त करने की बात की जाती है, लेकिन पुलिस विभाग से जुड़े हुए इंटेलिजेंस की जो बात आती है, पुलिस विभाग में तो जुड़े हुए लोगों को आपस में लोगों से संबंध बनाने की तो बात आती है, उनके कॉन्फिडेंस जताने की जो बात आती है, क्या वो बातें भी कही जाती हैं? क्या इंटेलिजेंस गैदर करेगी वही पुलिस जिसको हम प्रमुखता अपना सबसे बड़ा दुश्मन यहां की गलियों में मानते हैं? अगर मेरे पास कोई भी चीज होगी किसी से बताने के लिए तो पुलिस वाला या पुलिस का आला अधिकारी आखिरी व्यक्ति होगा जिसको मैं जाके अपनी बात स्पष्ट रूप से कहूंगा। वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस पुलिस में हमारे साथ। ये छोटी छोटी जमीनी हकीकतें हैं, लेकिन यहीं से इंटेलिजेंस चालू होती है, यहीं से बात चालू होती है कि कैसे धीरे धीरे समस्याएं या कोई सूचना जो आगे जाएगी। अगर मुझे अपने इलाके में कोई व्यक्ति संदिग्ध रूप में दिखता है तो मैं नहीं जाके बताऊंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं है किसी को बताने का, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा कोई संदिग्ध दिखता है तो हमारी पुलिस का अधिकारी संदिग्ध दिखता है। और यह भी हमें दिखता है उसके बाद, आदरणीय दासगुप्ता जी ने बात की है जवाबदेही फिक्स करने की, बहुत बढ़िया बात है। सबने कहा कि राजनीतिक रूप में जो लोग हैं उन्हें भी कहीं गलती होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आदरणीय भूतपूर्व गृह मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया, फौरन इस्तीफा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया महाराष्ट्र से, वहां के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन बहुत से ऐसे आला अधिकारी हैं, हो सकता है सीधे सीधे उन पर ना इसकी कोई दायित्व आता हो, लेकिन जब किसी संगठन में इतनी बड़ी कमजोरी दिखती है तो दायित्व कहीं ना कहीं तो बनता है। वहां भी क्यों नहीं कदम लिए जाते हैं? क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं, जो भी व्यक्ति इसमें कमजोर पाया गया क्योंकि इतना बड़ा आघात आज इस देश पर पड़ा है, हमें उसे बदलना पड़ेगा। और एक और बात है सभापति जी, आज हमें हमारी तमाम जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं जिसमें फौज भी है, उसका कैरेक्टर या नेचर भी बदलना पड़ेगा। जब हमने आर्मी बनाई है, जब हमने अपनी वायुसेना, थल सेना और जल सेना बनाई, तब उस समय का नजरिया बिल्कुल दूर था। दुश्मन दिखता था, दुश्मन और हमारे बीच में सरहद बनती थी, वो सरहद पहचानी हुई होती थी। वो किस वर्दी में है, हम किस वर्दी में है, वो किस जहाज में है, हम किस जहाज में हैं, वो किस कमांडर के नीचे, हम किस कमांडर के नीचे, ये बात स्पष्ट थी। चाहे आज नहीं, 5000 पहले से जो युद्ध होते आते थे, आज उस युद्ध का नजरिया बदल गया है। आज सरहद पे लड़ाई नहीं होती है, हमारी घरों की दीवारों के अंदर लड़ाई होती है, हमारी कॉलोनियों में, हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे होटलों में लड़ाई होती है।
आज हम उसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो मेरे जैसे कपड़ा पहनता है, मेरी जैसी भाषा बोलता है, मेरे जैसे पड़ोसी की तरह लगता है। वही थल सेना, वही वायुसेना, वही नौसेना आज इसलिए अपने आप को शक्तिशाली नहीं पाते हैं क्योंकि वो बनाई नहीं गई हैं उस तरह की चीज़ों के बारे में टैकल करने के लिए, उसको सोचने के लिए, उसको समझने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हम कर रहे थे, उसे अपनी बात बदलनी पड़ेगी। और मैं यहाँ एक और बहुत आग्रह करता हूँ, आदरणीय विदेश मंत्री जी भी बैठे हैं। अमेरिका ने कोशिश की है हमें सहायता देने की, उसने बात भी कही है कि पाकिस्तान के ऊपर वो प्रभाव डालेगा, लेकिन अमेरिका को भी 2-3 बातें तो ज़रूर कहनी पड़ेंगी। ये बात ठीक है कि 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को बहुत दूसरे रूप में देखा है, लेकिन एक बात अमेरिका को देखनी पड़ेगी कि अगर वो अपनी लड़ाई में चाहता था कि हर देश हर रूप में उसके साथ रहे, तो जब दूसरे देशों पे आघात होता है तो उसी रूप में उस देश को भी उन देशों के साथ उसी तरह होना पड़ेगा। सही मित्रता, आपस में संवेदनशीलता, एक दूसरे की मित्रता तो तब बनती है कि जब अगर मेरे ऊपर बीमारी हो तो अगर मैं आपके घर में आपको दवा देता हूं, तो जब आपके घर में बीमारी होगी तो मैं अभी आपके घर में डॉक्टर लेकर जाऊंगा। सही मित्रता, बराबर की मित्रता तभी बनती है। हिंदुस्तान, शायद ही कोई और देश होगा जिसने इतना आतंकवाद का नुकसान पाया जितना हिंदुस्तान ने पाया है। और फिर भी इस देश ने जितना संयम दिखाया है, जितनी गहराई से हम लोगों ने चीज़ों का विश्लेषण करके संवेदनशीलता से अपने आप को संयम में रखा है, किसी और देश ने नहीं रखा है। कभी कभी इस चीज़ को हमारी कमजोरी भी माना जाता है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको नेतृत्व दिखाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को सशक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। प्लीज कंक्लूड। वित्त मंत्री जी, आप तो प्रबंधन के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आपने तो कई पूरे हिंदुस्तान की जो वित्तीय संस्था है उनको देखा है। आज स्पेशल पर्पस व्हीकल जैसी चीज़ें हमें आतंकवाद में भी आवश्यकता है। बार बार बात आती है कि हथियार हमारे फौजियों को नहीं मिलते हैं, एसपीजी में हमारे पास बुलेट प्रूफ नहीं मिलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास इतना ज्ञान है, आप इस पूरे संगठन को, इन संस्थाओं को जानते हैं। बनाइए ऐसे तौर तरीके कि जब जैसी ज़रूरत पड़े हमारे अधिकारियों को, हमारे फौजियों को, हमारे सिपाहियों को जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उन्हें उस समय इस्तेमाल हो। उन्हें किसी आदमी के कलम की उसमें दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत आपकी, मेरी और सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जिन लोगों का प्रतिनिधि बन के हम आते हैं उनकी ज़रूरत है। अगर बुलेट प्रूफ आज हमारे किसी फौजी के छाती पर चढ़ती है तो हिंदुस्तान की छाती पे वो बुलेट प्रूफ जाकर लगती है, केवल एक पुलिस वाले के हाथ में नहीं। अगर पुलिस वाले के हाथ में बंदूक आती है जिसमें वो अपनी रक्षा करता है, तो इस देश की रक्षा करता है, मेरी बेटी की रक्षा करता है, आपके घर की रक्षा करता है, संपूर्ण देश की रक्षा करता है। तो ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। असाधारण समय में हमेशा असाधारण चीज़ों की आवश्यकता होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पिछले 10 दिन में संयम के साथ और कठोरता के साथ हमारे देश ने और पड़ोसी देश से भी और देशों से बात की है, इसी रूप में चलें। विदेश मंत्री जी, आपने बहुत आशा आज सवेरे अपने बयान से दी है। आपकी आवाज़ के पीछे जो हमने जोर और कठोरता देखी है, उससे हमारे को ढाढ़स बंधा है। मैं केवल इतना आशा करता हूँ कि अगर वांछित प्रयास नहीं होते हैं और देशों से, तो आपकी आवाज़ में जो कठोरता थी, आपकी आवाज़ में जो पौरुष हमें दिखा है, वो कठोरता और वो पौरुष हमारे आने वाले समय में इस देश के कदमों में भी होगी। जो हमको कदम उठाने होंगे वो उसी कठोरता से, उसी पौरुष से आप उठाएं। ये देश संपूर्ण रूप में आपके साथ है, ये देश संपूर्ण रूप से आपकी तरफ देख रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर शरणजीत सिंह धिलन।